नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया है 11 जनवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें, जहां कोविड-19 हुआ बेकाबू, पिछले 24 घंटे में टूटा रिकॉर्ड, देश भर में मचा हाहाकार। तो वहीं दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादी जम्मू कश्मीर में सेना ने किए ढेर, ताबड़तोड़ एनकाउंटर से सहमा जम्मू कश्मीर। तीसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, पीएम मोदी की सुरक्षा चूक के मामले में बड़ा खुलासा, पाकिस्तान में था डर का माहौल, इमरान खान ने ताबड़तोड़ बुला ली थी सीक्रेट मीटिंग, पंजाब से लगे सीमाओं पर पाकिस्तानी सैनिकों को कर दिया था अलर्ट, अफसरों को दे दी थी चेतावनी, हुआ है बड़ा खुलासा। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, सिख फॉर जस्टिस ने किया पीएम मोदी की काफिला रोकने का दावा, सुप्रीम कोर्ट से कहा वो इससे जुड़ी सुनवाई से दूर रहे, यानी सुप्रीम कोर्ट को भी धमकी दी है सिख फॉर जस्टिस ने। तो एक एक करके आपको बताएंगे, जहां पे पाकिस्तान से लगती सीमा के पास जबरदस्त धमाका, 9 बच्चों की दर्दनाक मौत। वहीं इमरान खान ने फिर से उगला जहर, कहा मुस्लिमों के नरसंहार पर पीएम मोदी ने साधी चुप्पी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से की कार्रवाई की गुजारिश। तो एक एक करके आपको बताएंगे, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बगावत का खतरा, सऊदी अरब में सरकार के खिलाफ धर्मगुरु और लोगों के बीच जोरदार नाराजगी। तो एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और देश की इंडियन आर्मी पे अगर आपको भी गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कोविड-19 का देश भर में टूटा आंकड़ा, पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ 1,60,000 के करीब आए मामले। प्रधानमंत्री मोदी ने बुलाई आपात बैठक, देश को किया निर्देशित, राज्यों को दी खुली छूट। दोस्तों देश भर में कोविड-19 के बढ़ते मामले एक बार फिर से बेतहाशा वृद्धि कर रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1,60,000 मामले आने से देश भर में हड़कंप मच गया है। मोदी सरकार ने आपात बैठक बुलाते हुए राज्य सरकारों को कड़े फटकार और कड़े निर्देश दे दिए हैं। राज्य सरकार को जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश भर में कोविड-19 के मामले को लेकर एहतियात बरतने और खास करके खुली छूट, यानी कोविड लॉकडाउन के साथ साथ कड़ाई के साथ पालन करने की भी पूरी तरीके से छूट दे दी गई है। इसके साथ ही कहा गया है कि किसी भी तरीके से कोई भी छूट और रियायत जो है राज्य सरकार अपने हिसाब से कर सकते हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट, जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ कई आतंकियों को किया ढेर। दोस्तों जम्मू कश्मीर में आपको बता दें, ताबड़तोड़ कई आतंकियों को ढेर कर दिया गया, जिनमें 2 आतंकवादी सीधा ढेर किए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में रविवार को सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए हैं। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया है कि आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने कुलगाम जिले के हसनपुरा गाँव की घेराबंदी कर तलाशी अभियान भी शुरू कर दी थी। तलाशी अभियान के बाद आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर गोलियां चला दी थी, जिसके बाद बलों ने जवाबी गोलीबारी की और मुठभेड़ शुरू हुई। मुठभेड़ में 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में आपको बता दें कि सुरक्षा बलों की ये ताबड़तोड़ कार्रवाई लगभग तेजी के साथ चल रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, 500 लोगों के साथ आपको बता दें बड़ी अपडेट, जहां पे पीएम मोदी की सुरक्षा चूक के मामले में पाकिस्तान में था उस दिन डर का माहौल, इमरान खान ने पाकिस्तान से सटे सीमा पर सेना को किया था अलर्ट, सीक्रेट मीटिंग बुलाकर अफसरों को दी थी चेतावनी, पाकिस्तान में उस समय डर का माहौल था। दोस्तों प्रधानमंत्री पंजाब में सुरक्षा में चूक के मामले पाकिस्तान तक पहुंच गए थे। अब जो बड़ा खुलासा हुआ है उसमें पाकिस्तान में इमरान खान उस शाम को थर थर कांप रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं भारत कोई पाकिस्तान से सटे सीमा पे कोई बड़ी कार्रवाई न कर दे। एक कारण है कि पाकिस्तान इमरान खान ने तत्काल सुरक्षा और सीक्रेट मीटिंग बुलाकर अफसरों को चेतावनी दी थी। पंजाब की तरफ से अपनी बॉर्डर पे सेना को अलर्ट रहने के खासा निर्देश दे दिए थे। ये खुलासा जो हुआ है जिसके बाद अब पाकिस्तान खुलासे के बाद पूरी तरीके से पाकिस्तान के पोल खुल चुकी है। पाकिस्तान के वजीर आला इतना डरते हैं कि पीएम मोदी की सुरक्षा में पंजाब में चूक के बाद पूरे पंजाब सटे सीमा की घेराबंदी कर दी थी और वहां अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती भी कर दी थी, यानी 2 घंटे के अंदर पूरी पंजाब के सीमा को पूरी तरीके से सीज कर दिया था और वहां पे सेना और अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई थी। ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही। इंटेलिजेंस आईबी की पंजाब यूनिट एडिशनल डीजी जो हैं वो कई लोगों ने इस बात की जानकारी दी है, जिसके पाकिस्तान की कहीं न कहीं तरीके से उनकी पोल खुल गई है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट करेगा अब जल्द फैसला, सिख फॉर जस्टिस ने दी एससी को धमकी, बोले बीच मसले से हट जाओ, पीएम मोदी को हटाने की थी मेरी साजिश। जी हाँ,
पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के मामले में सोमवार को दिलचस्प मोड़ सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के 50 से अधिक वकीलों के इंटरनेशनल नंबर से कॉल कर दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक के लिए वो जिम्मेदार हैं। फोन करने वालों ने खुद को सिख फॉर जस्टिस से जुड़ा होने का दावा किया था। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सभी AOR यानी एडवांस ऑन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वकीलों को फोन किया गया था। सिख फॉर जस्टिस ने फोन कर सुप्रीम कोर्ट के जजों से पीएम मोदी की सुरक्षा चूक से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से दूर रहने को भी कहा है। दरअसल SFJ की तरफ से कॉल प्राप्त करने वाले सुप्रीम कोर्ट के AOR ने बताया है कि हैरानी की बात तो ये है कि उन्हें UK से एक कॉल आया है जिनमें कॉल करने वाले ने खुद को सिख फॉर जस्टिस का सदस्य होने का दावा किया था। तो दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट के खास करके जजों को यानी वकीलों को जो उन्होंने कहा है कि जजों को इस मसले से हटाया जाए, यानी सीधा सीधा इस मसले में ना पड़े। प्रधानमंत्री मोदी का काफिला जो है वो हमने ही रुकवाया था, यानी सिख फॉर जस्टिस ने इस बात को क्लियर किया कि वो काफिला जो है हमारे लोगों ने रुकवाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले से और इस सुनवाई से दूर रहे। सीधा सीधा सिख फॉर जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को धमकी देते नजर आ रहे हैं। हम चलते हैं एक और अपडेट। तो दोस्तों पाकिस्तान से लगती सीमा के पास जबरदस्त धमाका, 9 बच्चों की दर्दनाक मौत। अफगानिस्तान में सोमवार को तालिबान के साथ लगने वाली सीमा के पास एक जबरदस्त धमाका हुआ है। इस धमाके में 9 बच्चों की मौत हो गई और 4 घायल हो गए हैं। तालिबान द्वारा नियुक्त गवर्नर के कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी है। गवर्नर कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि धमाका उस वक्त हुआ जब नंगरहार प्रांत में खाना बेचने वाले गाड़ी ने एक पुराने बिना फटे मोर्टार के गोले को टक्कर मार दी। अब इस घटना को लेकर ज्यादा जानकारी मुहैया नहीं कराई गई है। यह प्रांत तालिबान के प्रतिद्वंदी इस्लामिक स्टेट ग्रुप का मुख्यालय है। इस्लामिक स्टेट ने अगस्त के मध्य में तालिबान के देश पे कब्जा करने के बाद से अफगानिस्तान में इसके लड़ाकों को निशाना बनाते हुए कई आतंकियों को अंजाम दिया है। हालांकि इस्लामिक स्टेट ने 2014 से अफगानिस्तान में दर्जनों भयानक हमले किए और अक्सर देश के अल्पसंख्यक शिया मुसलमानों को निशाना बनाया है। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान सीमा पर लगातार इस तरीके के हमले कहीं न कहीं पाकिस्तान को खोखला कर रहे हैं। पाकिस्तान से लगती सीमा पर लगातार धमाके हो रहे हैं क्योंकि अफगानिस्तान जब से अफगान में तालिबान राज आया है पाकिस्तान की नींद हराम हो चुकी है। पाकिस्तान में अब तक रिकॉर्ड धमाके हुए हैं और कल जो धमाका हुआ उनमें 9 बच्चों की मौत हो गई है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान जो है वो कहीं न कहीं तरीके से डूर एंड लाइन को लेकर विवाद और टकराहट बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की मुसीबतें बढ़ गई हैं तालिबान को कहीं न कहीं एक तरीके से प्रोसेस करके। एक और अपडेट लेते हैं। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बगावत का खतरा। सऊदी अरब के धर्मगुरुओं और लोगों के बीच नाराजगी बढ़ी मुश्किलें। दरअसल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के खिलाफ बगावत हो सकती है। किंगडम के लोगों के बीच क्राउन प्रिंस को लेकर खासा नाराजगी है। सऊदी अरब के धर्मगुरु सलमान से नाराज चल रहे हैं। इसके अलावा प्रिंस सलमान के परिवार में भी मतभेद बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि 2 क्राउन प्रिंस अभी भी जेल में हैं। दरअसल क्राउन प्रिंस अरब को आधुनिक बनाना सऊदी अरब को जो वर्तमान में क्राउन प्रिंस हैं वो आधुनिक बनाना चाहते हैं, लेकिन उनकी एक पहचान तानाशाह के रूप में होती है क्योंकि वो देश के फैसले के बिना समन्वय बनाए हुए पूरी तरीके फैसले ले रहे हैं। क्राउन प्रिंस के आदेश पर ही किंगडम और शाही परिवार के आलोचक रहे पत्रकार जमाल खागोशी की हत्या की गई थी। तुर्की के इस्तांबुल शहर में सऊदी दूतावास के पत्रकार में मौत के घाट उतार दिया गया था और इसी को लेकर तमाम मुद्दों को लेकर उनकी तानाशाही भरे रवैये को देखते हुए बगावती रुख अख्तियार हो गए हैं, जिससे पूरी तरीके से सऊदी एक तरफ 2 भागों में टूटने की कगार पे आ चुका है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। पाकिस्तान की अकड़ चकनाचूर करेगा। ईरान ने अफगानिस्तान तक मदद पहुंचाने के लिए भारत को दिया बड़ा ऑफर। तालिबान, ईरान और तमाम देश एक होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो बड़ी खबर निकल के आ रही है वो यही है कि ईरान ने भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों के चलते उसे एक ऐसा ऑफर दिया है जिससे पाकिस्तान को झटका लग गया है और उसकी अकड़ पल भर में चकनाचूर हो गई है। ईरान ने मानवीय संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान तक गेहूं पहुंचाने के लिए नया ऐलान कर दिया है। अफगानिस्तान तक गेहूं जैसी दवा पहुंचाने के लिए भारत का सहयोग करने की बात कही है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाही ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बातचीत करते हुए मदद की पेशकश की है। दोनों नेताओं के बीच शनिवार को फोन पर बातचीत हुई थी। बातचीत ऐसे वक्त पे हुई है जब भारत अफगानिस्तान में एक बार फिर मानवीय संकट पहुंचाने जा रहा है। बीते साल अगस्त में तालिबान के कब्जे के बाद लगातार तीसरी बार भारत की तरफ से मानवीय संकट आ रहा है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से मामले जो है बिगड़ते जा रहे हैं और यही कारण है कि हालात जो है वो पूरी। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों म्यांमार की अदालत ने वहाँ की राष्ट्रपति जो थी वहाँ की राष्ट्रपति को 4 साल की सुनाई सजा सेनाने लगाए थे गंभीर आरोप। दोस्तों म्यांमार में हमने आपको बताया था कि कुछ दिन पहले तख्ता पलट हुआ था, लेकिन अब वहाँ की जो राष्ट्रपति थी आंग सान
सांसूनेसी को 4 साल के लिए सजा सुना दी गई है। म्यांमार की अदालत ने देश के अपदस्थ नेता आंग सान सू की को अवैध रूप से वाकी टाकी आयात करने और कोरोना वायरस संबंधी पाबंदियों को उल्लंघन करने के लिए दोषी पाए जाने के बाद सोमवार को 4 साल कैद की सजा सुना दी है। यानी अब आप समझिए, पहले सेना ने तख्ता पलट किया, उसके बाद उनके नेता को जेल में रखा, जेल में रखने के बाद उनके तमाम नेताओं पर पाबंदियां, शिकंजियां, न जाने कितने नेताओं की हत्या कराई सेना ने। इसके बाद सेना ने अब पूरी तरीके से उन्हें गैर कानून के दायरे में लाकर 4 साल की सजा सुना दी गई है। तो अब आप समझ सकते हैं कि म्यांमार में भी हालत बेहद खराब होती जा रही है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। इमरान खान ने फिर से उगला जहर, कहा मुस्लिमों के नरसंहार पर पीएम मोदी ने साधी है चुप्पी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई की गुजारिश कर रहा है। दरअसल वो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इमरान खान बोल रहा है, जिसमें जहां पर हिंदू और अल्पसंख्यक सिखों के साथ लगातार कहीं ना कहीं हत्या उनकी की जा रही है, लड़कियों का धर्मांतरण और अपहरण करके बलात्कार किए जा रहे हैं, यानी वहां के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन आज इमरान खान को चिंता है तो भारत के मुसलमानों की। यही कारण है कि एक बार फिर से विश्व बिरादरी पे, इंटरनेशनल फोरम पे भारत के मुसलमानों को लेकर इमरान खान ने चिंता जताई है। अपने मुल्क में हिंदू, सिख और ईसाई अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने वाले इमरान खान को अब अल्पसंख्यकों पर ध्यान देना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि मोदी सरकार दिसंबर में हरिद्वार में हुए धर्म संसद में मुस्लिमों के नरसंहार के मुद्दे पर चुप बैठी हुई है। इमरान ने कहा है कि इससे ये सवाल उठता है कि क्या भाजपा सरकार चरमपंथियों की इस आह्वान का समर्थन करती है। इमरान खान ने ट्वीट करके कहा है कि भारत में अल्पसंख्यक, खासतौर पर 20 करोड़ मुसलमानों के नरसंहार के लिए दिसंबर में एक शिखर सम्मेलन किया गया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी सरकार इसका समर्थन करती है। यह सही समय है कि जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर ध्यान दे और कार्रवाई करे। पाकिस्तान पीएम ने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि भाजपा मोदी सरकार की चरमपंथी विचारधारा के तहत भारत में सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को हिंदुत्व समूहों द्वारा निशाना बनाया गया है। मोदी सरकार का चरमपंथी एजेंडा हमारे देश क्षेत्र में शांति के लिए एक वास्तविक और वर्तमान खतरा बताया है। अब इमरान खान को कमेंट के माध्यम से कहीं न कहीं तरीके से 2 शब्द जरूर लिखेगा। आखिर पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर आज तक एक जुबान भी इमरान खान की नहीं खुली है। हम चलते हैं और अपडेट। अपने ही मकर जाल में फंसा चाइना, श्रीलंका ने खोली पोल, दिया करारा झटका। दोस्तों, हमने आपको दोपहर में बताया था कि कैसे श्रीलंका में चाइनीज विदेश मंत्री पहुंचे हैं और श्रीलंका को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई श्रीलंका साहब, हमारे यहाँ कहीं न कहीं तरीके से विदेश नीति मजबूत करो और अपने यहाँ निर्यात, हमारे सामानों को और आयात करो और तमाम चीज़ों को लेकर विदेश नीति मजबूत करने आए थे। लेकिन आपको बता दें कि श्रीलंका ने चाइना की पोल खोल कर रख दी है। दरअसल बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट दुनिया की सबसे महंगी परियोजना है और इसी को लेकर डिप्लोमेसी में चाइना जुटा हुआ है। श्रीलंका ने लेकिन इनकी डिप्लोमेसी की पोल खोल दी है। भारत ने पहले भी विरोध किया था और श्रीलंका ने कहा है कि चाइना पूरी तरीके से गोटपाया रक्षा सत्ता में। दरअसल श्रीलंका ने कहा है कि ब्याज दर चीन से ज़्यादा कर लिया, यानी चाइना जो पैसा देता है उस पर कर्ज बहुत ले रहा है और ये उसके लिए गले की फांस बन गया है। श्रीलंका को इस साल लगभग 1.5 से 2 अरब डॉलर चीन को लौटाना है और ये कारण है कि चाइना और श्रीलंका में अब टकराहट बढ़ती दिखाई दे रही है। इसी टकराहट को कम करने के लिए चाइनीज विदेश मंत्री श्रीलंका आए थे, लेकिन उसके बावजूद भी बातें नहीं बनी हैं और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर श्रीलंका ने विरोध कर दिया है और भारत के समर्थन में सुर मिला दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में कहीं ना कहीं मुसीबतें बढ़ाने वाली है चाइना की। फिलहाल पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट हुआ सख्त, जांच के लिए बनाया कमेटी। अब चन्नी और सिद्धू पर गिरेगी गाज, सुरक्षा एजेंसियां केंद्रीय जांच करेंगी। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में जांच के लिए कमेटी बनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी से चंडीगढ़ के डीजीपी, एनआईए के आईजी, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ऑफ पंजाब के एडीजीपी को भी शामिल करने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप तय नहीं कर पा रहे हैं कि चूक हुई है या नहीं, तो कोर्ट क्यों आए हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक मामले में एसपीजी एक्ट और ब्लू बुक का उल्लंघन हुआ है। आपको बता दें कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही है। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि हमें यहाँ सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार के वकील ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सारे रिकॉर्ड हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के पास जमा किए गए हैं। दोस्तों, अब आपको बता दें कि न केवल पंजाब सरकार और न ही मोदी सरकार, यानी कहीं न कहीं एक तरीके से ना तो
केंद्र सरकार ना ही पंजाब सरकार। ये जांच करेगा तो केवल सुप्रीम कोर्ट की वो कमेटी करेगी। तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब चन्नी सरकार पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों लापरवाही से मरे। दरअसल पाकिस्तान में दुखद खबर दोस्तों, 30 से ज़्यादा टूरिस्ट की मौत। बड़ी खबर निकल के आ रही है। एक ही मशीनें हैं बर्फ को हटाने के लिए, 1.5 लाख गाड़ियां अचानक पहुंच गई हैं। यानी कंगाल पाकिस्तान में बर्फ हटाने की मशीन तक भी नहीं है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से महज 37 किलोमीटर दूर मरी हिल स्टेशन में शनिवार को बर्फबारी हुई है। यहाँ पर्यटकों की करीब 1.5 लाख गाड़ियां मौजूद थी। जाम या बर्फबारी से निपटने का कोई प्लान नहीं था। रविवार रात 26 लोगों के मारे जाने की खबर है। घटना के कई घंटे गुजर जा चुके हैं, लेकिन आपको बता दें रास्ता पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया जा चुका है। रेस्क्यू के लिए आर्मी को लगाया गया है। हादसे की वजह पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने तफसील से नज़रिया पेश किया है। मीडिया रिपोर्ट्स में मिलान करें तो अब्बासी की जानकारी बहुत हद तक सही साबित होती है। अब्बासी ने एक इंटरव्यू में हादसे पर इमरान खान सरकार को घेर लिया है। उन्होंने कुछ फैक्ट्स पेश किए हैं और मीडिया रिपोर्ट्स की रोशनी में अब्बासी की दलीलें सही नज़र आती हैं। अब्बासी ने कहा है कि मेरे आप को अंग्रेज़ों को जमाने का हिल स्टेशन कह सकते हैं। तो एक तरीके से उन्होंने बड़ी बातें कही हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात यह है कि अभी तक बर्फ हटाया नहीं जा सका और उनके पास बर्फ हटाने का कोई साधन भी नहीं है। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से पहले किया ऐलान। कहा यह चुनाव 80% बनाम 20% का है। नए राग से मचा हड़कंप। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार पूरी तरीके से चुनावी मोड में है और अटैकिंग मोड में है। वो तुष्टीकरण नाम की चीज इस बार नहीं चलने देना चाहते हैं। यही कारण है कि बिना लॉग लपेट सीएम योगी आदित्यनाथ का जो कुछ कहना है वो सीधा सीधा कह रहे हैं। यही कारण है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 80 बनाम 20 का ऐलान कर दिया है। योगी आदित्यनाथ बताए गए आंकड़े मोटे तौर पर उत्तर प्रदेश में हिंदू और मुसलमानों के अनुपात से मेल खाते हैं। आपको बता दें कि जहां यूपी में भी मुस्लिम अब 80% हैं, तो वहीं जहां हिंदू 80% हैं तो वहीं मुस्लिम 20% हैं। यही कारण है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये हिंदू बनाम मुस्लिमों की लड़ाई है और एक तरीके से हिंदू बनाम मुस्लिम, यानी एक तरफ ओवैसी है दूसरी तरफ भाजपा है। तय करना है आपको कि आपको यूपी को पाकिस्तान बनाना है या फिर यूपी को वो कहीं ना कहीं तरीके से वो जो इतिहास में हमारा भारत है, अखंड भारत, वो निर्माण करना है। तो सीधा सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के पिच पर बैटिंग करने को तैयार हैं। एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। मालदीव उसके बाद श्रीलंका पहुंचा चाइना जो है वो हथियाने की फिराक में है, पूरा का पूरा श्रीलंका। दोस्तों दरअसल आपको बता दें कि श्रीलंका पहुंच चुके हैं चीन के विदेश मंत्री और श्रीलंका में भारी निवेश और श्रीलंका के कई जगहों पर अपने सैनिकों की तैनाती की बातचीत कर रहा है चाइना। दोस्तों आपको बता दें कि चाइना छोटे छोटे देशों पर नज़र बनाए हुए है। यही कारण है कि चाइना अब जहां एक तरफ चाइना के विदेश मंत्री श्रीलंका पहुंच चुके हैं। चाइना के विदेश मंत्री पहले मालदीव पहुंचे, मालदीव के बाद अपनी विदेश नीति मजबूत करने के बाद श्रीलंका पहुंच गए हैं, क्योंकि उधर भी श्रीलंका ने भारत के साथ आकर चाइना को झटका दे दिया था। हालांकि अब एक बार फिर से तमाम पर्यटकों के साथ साथ तमाम चीज़ों को लेकर महिंदा राजपक्षे के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने, निवेश और कोरोना महामारी के खिलाफ संघर्ष समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। दोनों देश कूटनीतिक संबंधों की 65वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। वांगस्टेंग काउंसलर भी हैं। शनिवार को वो मालदीव से 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान वो देश के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात भी की है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके के हालात निकल के आ रहे हैं वो बयां कर रहे हैं कि पूरी तरीके से हालात जो हैं वो कहीं ना कहीं एक तरीके से श्रीलंका पर चाइना जो है वो चढ़ाई